व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में हमको जो अनुच्छेद दिए गए थे, जो अनुच्छेद बनाए गए थे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो मूल संविधान में तो 395 थे, लेकिन बाद में इनमें संशोधन होने के बाद 450 हो गए। लेकिन वो 450 पूरे काउंटिंग नहीं हो सकते, क्योंकि ये उप अनुच्छेद के रूप में जुड़े हैं। मूल रूप से देखा जाए तो अनुच्छेद वैसे तो आज भी 395 ही है, मतलब 395 में यही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर मूल रूप से पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो 395 आएंगे। अगर टोटल अनुच्छेदों की बात की जाए तो 450 आएंगे। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम उन अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं जो हमको मुख्य रूप से जानना जरूरी है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे कि हमारे लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पहले महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को लेते हैं। वैसे तो हम सारे अनुच्छेदों के बारे में ही पढ़ेंगे जो दिए गए हैं 395, और उनमें जो संशोधन हुए थे उनके बारे में भी। लेकिन पहले जो संविधान में अनुच्छेद आए हैं, मुख्य रूप से जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं पिछले एग्जाम्स में, जो आने की संभावना है, आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें ये अनुच्छेद आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग फर्स्ट की। भाग फर्स्ट में कौन से अनुच्छेद आता है, तो उसमें आता है भाग फर्स्ट में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। भाग फर्स्ट में 1 में दिया गया है, अनुच्छेद 1 में वर्णन है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। हमारे भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। 29 राज्यों का एक संघ है हमारा भारत। वह संघ भारत को कहा है भाग फर्स्ट में और अनुच्छेद फर्स्ट में। सेकंड अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद सेकंड में वर्णन किया गया था अनुच्छेद 3। दोनों की एक साथ बात करते हैं क्योंकि दोनों रिलेटेड है, दोनों संबंधित है। इनमें राज्यों के निर्माण और स्थापना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हमारे राज्य के निर्माण और उसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। जो भी नए राज्य बनते हैं वो इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से बनाए जाते हैं। जो भी राज्यों का नाम चेंज किया जाता है वो भी इन्हीं के अंतर्गत किया जाता है। राज्य में विस्तार किया जाता है वो भी इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि ये प्रावधान पहले ही लाया गया था। ये अनुच्छेद में पहले वर्णन किया गया है कि हमारे राज्य की सीमाएं जो बढ़ाई जाएंगी, वो विस्तार किया जाएगा, वो इसी अनुच्छेद के माध्यम से की जाएगी। इसमें विशेष रूप से बात कही गई है अनुच्छेद 2 में कि कोई भी बाहरी राज्य या राज्यों के क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित किए जाएंगे वो इसी अनुच्छेद के तहत किए जाएंगे। इसी अनुच्छेद के तहत होते हैं। जो भी बाहरी राज्य हैं उनके क्षेत्र भारत में अगर सम्मिलित करने हैं तो संशोधन के माध्यम से इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये अनुच्छेद बात करता है बाहरी राज्यों के जो क्षेत्र हमारे भारत में या हमारे किसी भी राज्य में सम्मिलित करते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत होते हैं। अनुच्छेद 3 में बात की गई है कि भारत के किसी भी राज्य का नाम व क्षेत्र के स्वरूप में
कोई भी परिवर्तन होता है वो इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। कि अगर किसी राज्य का नाम चेंज करना हो या उस राज्य का क्षेत्र का विस्तार करना हो तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। बाहरी राज्यों का जो विस्तार किया जाता है या उस बाहरी राज्यों के जो क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं हमारे भारत देश में वो अनुच्छेद 2 के तहत होते हैं। और राज्य के मतलब भारत के ही किसी राज्य का अगर नाम चेंज करना हो, उसके क्षेत्र का विस्तार करना हो, वो इस अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। इसमें उदाहरण है हमारे 2014 में तेलंगाना को अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से, तो वो अलग राज्य बनाया गया था, वो भी इसी अनुच्छेद के तहत बनाया गया था। अनुच्छेद 4 इस चीज का वर्णन करता है कि जो राज्यों का विस्तार किया गया या बाहरी राज्यों भारत के बाहर के जो देश है उनके राज्य अगर हमारे भारत की सीमा से लगे हुए हैं और उसको सम्मिलित करना है दोनों देशों के राय से या दोनों के विचार विमर्श से अगर उनको सम्मिलित करना है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और अंदर के भारत के जो भी राज्य हैं उनके नाम चेंज करना, उनको विस्तार देना या अलग करना वो सारे अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें तेलंगाना का उदाहरण है ही। लेकिन 2 और 3 अनुच्छेद 2 और 3 का संक्षिप्त में जो उपयोग किया जाता है वो आता है अनुच्छेद 4 में। इसलिए भारत के संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 राज्यों से रिलेटेड है। ये तीनों अनुच्छेद आसानी से याद किए जा सकते हैं क्योंकि तीनों ही राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 2 की भाग 2 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक विवरण दिया है। इनमें क्या है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का, नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 और 11, 5 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये अनुच्छेद भारत में नागरिकता से संबंधित है कि भारत में नागरिकता किस तरह प्राप्त होती है। बाहर से जो आते हैं दूसरे देश के नागरिक जो भारत में रहने लग जाते हैं उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है, उनको कौन कौन से संविधान में छूट दी गई है या फिर भारत के संविधान में उनको क्या स्थान दिया गया है, किस तरह से उपयोग में ली जाती है, नागरिकता के क्या क्या नियम है, वो सारी चीजें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में विवरण दिया गया है। और भाग 2 में भारत में नागरिकता किस तरह प्राप्त की जा सकती है उसका वर्णन है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 3 की। इसमें जो अनुच्छेद आते हैं वो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का वर्णन किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ाए हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में और प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और सभी को पता होना चाहिए कि हमको कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 मौलिक अधिकार प्रेजेंट में मिले हुए हैं जो प्रत्येक भारत के नागरिक को दिए गए, लेकिन मूल संविधान में बनाए गए थे 7 और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये हमारे 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में जो वर्णन दिया गया वो भी हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें हमारे आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में और भाग 4 में, जो हमने अभी पिछली क्लास में पढ़े थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उनके बारे में आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें आपको विवरण मिल जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों में हमको भारत के नागरिकों को क्या क्या मान्यता दी गई है और कौन कौन से अधिकार मिले हैं, लेकिन वे
हम उनके लिए विशेष बात पढ़ चुके हैं कि भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, उनको कोर्ट में या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मौलिक अधिकारों को चुनौती दी जा सकती है अगर कोई हनन करता है तो। दोनों में वाद भी प्रस्तुत हुए थे, इसलिए ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। दोनों के वीडियो अगर आपको देखने हो तो मेरे पिछले वीडियोस को देख लेना, इनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लेना। और इसी से संबंधित भाग 4 में एक चीज और जोड़ी गई थी। इसी में भाग 4 में अनुच्छेद 51A, ये है हमारे मौलिक कर्तव्य, जो बाद में जोड़े गए थे संशोधन के माध्यम से, संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। कौन से संशोधन के द्वारा? वही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोला जाता है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। नाइनटीन 1976 में इनको जोड़ा गया था। इसके बारे में हम बाद में अनुच्छेद के बाद में पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्यों के बारे में कि हमारे भारत के नागरिकों को कौन से कर्तव्य दिए गए हैं। हमारा भी तो देश के प्रति कर्तव्य होता है कि हमको भारत के कौन से कर्तव्य मानने चाहिए, हमारी कौन सी जिम्मेदारी है देश के प्रति, उसके बारे में कुछ मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे, वो बाद में जोड़े हैं। वो अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े थे भाग 4 में। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। इसमें वर्णन किया गया है हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे उसके बारे में, अनुच्छेद के बाद उनमें कौन सी योग्यता है, उसका विस्तार कैसे होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे पॉलिटिकल के में, कि हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है कि एक राष्ट्रपति होगा, हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके पद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों का, कि राष्ट्रपति में कौन सी शक्तियां निहित है और वो कौन से कार्य करते हैं। अनुच्छेद 54, इसमें वर्णन किया है निर्वाचन का, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सी प्रणाली से किया जाता है, कौन से सदस्य उसमें भाग लेते हैं और किस प्रकार निर्वाचन प्रणाली चलती है और राष्ट्रपति पद का चुनाव किया जाता है। तो निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 61 ये बात करता है महाभियोग की। महाभियोग एक प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की। किस प्रकार से राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति के बारे में किसी भी सदन को कोई भी कार्य पर आपत्ति होती है, जो कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकते हैं दोनों सदन मिलके। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 72 की। इसमें दिया है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति में ही निहित है। कोई भी ऐसा पद नहीं है भारत में जो किसी की भी सजा को कम कर सके या किसी को क्षमा प्रदान कर सके। अगर किसी अपराधी को फांसी की सजा दी हुई है तो भारत का राष्ट्रपति उसकी फांसी की सजा को कम कर सकता है। अगर वह राष्ट्रपति के पास अपील करता है, अपनी एक एप्लीकेशन पहुंचाता है या फिर वहां पर क्षमा याचना करता है, तो उसको क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करके सजा को कम कर सकता है, फांसी की सजा को एक कारावास में बदल सकता है, लेकिन सजा को खत्म नहीं कर सकता, फांसी की सजा को कम कर सकता। इसलिए क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85 बात करता है लोकसभा का विघटन।
लोकसभा का विघटन भी कर सकता है राष्ट्रपति। पीएम की सहायता से, प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। वो अनुच्छेद 85 के तहत मिली हुई है राष्ट्रपति को। वो अपने पावर से नहीं बल्कि पीएम की या प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट जो अनुच्छेद की बात आती है वह है अनुच्छेद 123 में अध्यादेश आता है, जो भारत का राष्ट्रपति प्रयोग में लेकर के आता है अध्यादेश के रूप में। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का एक थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। संसद हमारे 3 भागों से बनती है। एक तो बनती है राष्ट्रपति से, एक इसमें राज्यसभा आती है और नेक्स्ट आती है लोकसभा। इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण किया जाता है। तीनों संसद के भाग है। संसद को 3 रूपों में जाना जा सकता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद बनती है। कि अगर हमारे देश को किसी कानून की जरूरत है, कोई अति आवश्यक कानून बनाना है और उस समय पर राज्यसभा और लोकसभा की बैठक नहीं हो रही है और ना होने की संभावना है कि आगे कुछ टाइम तक दोनों सदनों की बैठक नहीं होगी, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करके एक नया कानून बना सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है और उस कानून का प्रयोग करने को अध्यादेश कहा गया है। कि अध्यादेश कौन ला सकता है? राष्ट्रपति ला सकता है विशेष परिस्थितियों में, जब लोकसभा और राज्यसभा अपनी बैठक नहीं ले रही हो या फिर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा सकता, मंत्रियों के द्वारा उनकी राय नहीं ले सकते। सिर्फ राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वह अध्यादेश ला करके कानून पास करवा सकता है, कानून बना सकता है। तो ये है हमारे राष्ट्रपति के बारे में। ये सारे अनुच्छेद हमारे राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो हमारे मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे राष्ट्रपति, क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक के रूप में, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में शक्ति एवं कार्य है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है जो अपराधी द्वारा प्राप्त की जाती है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 85 में लोकसभा का विघटन है, जो विघटन किया जाता है, राष्ट्रपति अपनी पावर का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में है, जो कानून बनाने से संबंधित है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति सलाह किससे ले सकता है, उसका विवरण दिया गया है अनुच्छेद 143 में। सलाह लेने से संबंधित है। सलाह लेना, किससे सलाह ले सकता है? पीएम से तो ले ही सकता है, खैर वो मंत्रिमंडल में आते हैं वो तो। लेकिन राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अगर कोई भी मुद्दा उठता है किसी भी न्याय से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, उस सलाह को माने ही सही, लेकिन सलाह लेने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। वो सलाह ले सकता है उस, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किसी सलाह के बारे में अगर उसको बुलाया जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास आएगा और उसके बारे में विचार विमर्श करके कुछ सलाह देगा। अगर राष्ट्रपति को अच्छी लगती है तो मानेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं मानेंगे। इसलिए सलाह के लिए बाध्य नहीं है कि उस सलाह को माने। तो 143 में सलाह लेने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 63 में कि एक उपराष्ट्रपति होगा, वो एक उपराष्ट्रपति होगा। तो उपराष्ट्रपति के पद का विवरण मिलता है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा
और उसको वेतन जो दिया जाएगा वो उपराष्ट्रपति के पद के हिसाब से उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको वेतन दिया जाएगा राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में। उसको वेतन दिया जाता है कि वह राज्यसभा का अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति के पद का उसको कोई वेतन नहीं मिलता है, वो सिर्फ इसको अध्यक्ष के पद का वेतन दिया जाता है। तो उसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद बात करते हैं प्रधानमंत्री की, कि प्रधानमंत्री के पद का विवरण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के पद का विवरण दिया है। विवरण में क्या है कि एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 74 के तहत एक मंत्री परिषद होगी और उसका अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो एक मंत्री परिषद का निर्माण किया गया अनुच्छेद 74 के तहत, और उसके प्रधान को कहा गया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के पद का विवरण दिया गया है अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री के पद का विवरण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें दिया गया है कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। कि कार्यपालिका का अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष या वास्तविक अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। इसी में नाम मात्र का अध्यक्ष कहा गया है राष्ट्रपति को, कि एक नाम का प्रधान रहेगा, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री को ही माना जाएगा और उसी को आगे रखा जाता है। उसी की प्रधानमंत्री की सलाह से ही हमारे मंत्रिपरिषद कार्य करती है। हमारे देश के प्रत्येक कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से किए जाते हैं। जो वास्तविक प्रधान की बात की जाए वो प्रधानमंत्री है, और नाम मात्र के प्रधान की बात की जाए तो वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे नाम मात्र के प्रधान माने गए हैं। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की एक विशेष शक्तियों की बात की गई है और विशेष दर्जा दिया गया है या स्थान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 79 में कहा है कि एक संसद होगी, तो संसद का विवरण भी अनुच्छेद 79 में मिलता है। इसमें 2 सदन होंगे, इसमें 2 सदन होंगे। तो संसद का विवरण मिलता है अनुच्छेद 79 में, जो हमारे संविधान में पहले से निर्मित की गई थी। कि अनुच्छेद 80 में बात की गई थी राज्यसभा की, कि एक राज्यसभा होगी, उसके सदस्य होंगे। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का विवरण दिया गया है कि एक लोकसभा होगी, उसमें भारत से निर्वाचित होकर के सदस्य चुने जाएंगे। राज्यसभा एक बड़ा सदन है। इन सदन की बात की जाए दोनों सदनों की, तो बड़ा सदन है राज्यसभा और छोटा सदन कहा गया है लोकसभा को। लेकिन सदस्यों की बात की जाए तो कम सदस्य राज्यसभा में हैं और ज़्यादा सदस्य लोकसभा में हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्य आते हैं, कौन कौन से मंत्री आते हैं, कौन से निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और किस तरह से निर्वाचित किए जाते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। तो ये संसद का विवरण दिया गया है। ये मुख्य अनुच्छेद हैं जो मैंने आज आपको बताया, क्योंकि इनके बारे में जानना पहले जरूरी है आपको कि मुख्य रूप से राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया, प्रधानमंत्री का पद का विवरण कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, कौन कौन सी शक्तियाँ कौन कौन से अनुच्छेद में है, लोकसभा, राज्यसभा और संसद तीनों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उनके निर्माण की व्यवस्था की गई थी हमारे संविधान में। तो इनका विवरण पहले दिया गया था, लेकिन बाद में इसको डिस्क्राइब किया गया। उसका विवरण मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लासों में। जो हमारे योग्यताएं, शक्तियां और कार्यकारी जो शक्तियां दी गई थी उनके बारे में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप देखना। ये हमारे 81 तक अनुच्छेद हो गए। हम नेक्स्ट अनुच्छेदों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें
मुख्य मुख्य और है जो बताऊंगी, और बाद में जो बाकी के अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। संविधान में कितने भाग है, अनुच्छेदों की बात की है, मौलिक अधिकारों के वीडियो बना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी वीडियो बना है, उसको आप देखना। उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी पॉलिटिकल के पहले वीडियो डले हैं उन सारे वीडियो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, और आप उसको देखना। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसके लिए मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करो। मैं अधिनीता एजुकेशन चैनल से अनीता, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल।